आज 8 सितंबर 2025 को हम नेपाल की तरफ अपना ध्यान मोड़ते हैं, जहां एक नया डिजिटल युग अचानक ठहर सा गया है। यहां एक डिजिटल सन्नाटे ने जोरदार विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। नेपाल में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यह परिवारों को जोड़ने, छोटे बिजनेस को सपोर्ट करने और सिविकों को अपनी बात रखने की ताकत देने वाली एक लाइफलाइन है। स्टूडेंटों के लिए यह पढ़ाई और जानकारी का जरिया है, किसानों के लिए मौसम और मंडी भाव जानने का साधन और विदेशों में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए अपने घर से जुड़े रहने का एकमात्र रास्ता। ये प्लेटफॉर्म सीखने, कमाने, नए अवसर खोजने और अपने विचार साझा करने के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार के हालिया बैन ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, जिससे लोग परेशान और असहाय महसूस कर रहे हैं। जरूरी कनेक्शन अचानक कट गए हैं, छोटे व्यापार ठप हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। आपदाओं के समय या जब देश में कोई बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ती है, तब सोशल मीडिया ही वह मंच बन जाता है जहां लोग जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी के जरिए आम सिविकों को शक्ति मिलती है। वे नेताओं से सवाल पूछते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। ये बैन सिर्फ कुछ ऐप्स को बंद करने का मामला नहीं है, ये लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। ये उन आवाजों को दबाने की कोशिश है जो नेपाल के लोकतंत्र और समाज की नींव को मजबूत करती है। सोशल मीडिया की यह लाइफलाइन कटना पूरे देश के लिए एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। उथल-पुथल अचानक शुरू हुई जब नेपाल सरकार ने बिना किसी वार्निंग या बहस के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक बैन लगाने का आदेश दिया। 6 सितंबर तक लाखों लोगों ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को ब्लॉक पाया, जिसमें सरकार ने गलत जानकारी और सुरक्षा को लेकर अस्पष्ट चिंताएं बताईं। पारदर्शिता की कमी ने संदेह को बढ़ावा दिया, क्योंकि सिविकों को लगा कि उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें दुनिया से काट दिया गया है। इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने तुरंत ब्लैकआउट लागू कर दिया, जिससे ज्यादातर लोग अलग-थलग पड़ गए और कम्युनिकेट नहीं कर पाए। यह अभूतपूर्व कदम रेगुलेशन से सीधे दमन की ओर बदलाव का संकेत देता है, जिससे हर जगह डिजिटल अधिकार के वकील चिंतित हैं। जनता की प्रतिक्रिया तुरंत थी। सदमा गुस्से में बदल गया और हर तरफ बेचैनी फैल गई। लोग अपने घरों, दुकानों और चौराहों पर चर्चा करने लगे कि उनके अधिकारों पर हमला हुआ है। जल्द ही नेपाल के शहरों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सड़कों पर लोग हाथों में बैनर लिए अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने लगे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, छात्र, व्यापारी, गृहिणियां अपने डिजिटल राइट्सों को वापस मांगने के लिए एकजुट हो गए। यह सिर्फ एक वर्ग की नहीं, पूरे समाज की आवाज बन गई। जब उनकी ऑनलाइन आवाजें दबा दी गई, तो उन्होंने ऑफलाइन तरीके से संगठित होना शुरू किया। छोटे-छोटे कमरों में बिना मोबाइल के रणनीति बनाई जाने लगी। सरकार ने बलपूर्वक जवाब दिया, दंगा पुलिस तैनात की, सड़कों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी, जिससे तनाव और भी बढ़ गया। शांतिपूर्ण मार्च जल्द ही झड़पों में बदल गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने लगा। पुलिस ने लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ में और गुस्सा भड़क उठा। कई जगहों पर अफरा तफरी मच गई। अब प्रदर्शनकारी इसे सिर्फ सोशल मीडिया तक पहुंच के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लड़ाई मानने लगे हैं। यह आंदोलन तेजी से फैल रहा है, स्टूडेंटों, नागरिक समाज और विपक्षी समूहों को एकजुट कर रहा है। हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। असंतोष को दबाने के बजाय बैन ने सरकार के खिलाफ एक विविध और मजबूत गठबंधन को जन्म दिया है, जो अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। नेपाल की सड़कें अब डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष का केंद्र बन गई है, जहां हर आवाज मायने रखती है और हर कदम बदलाव की ओर बढ़ता है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया के गुम होने के बारे में नहीं है, वे मौलिक अधिकारों के लिए एक लड़ाई है। ये प्रदर्शन दिखाते हैं कि लोग अपनी आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कितने गंभीर हैं।
जब डिजिटल स्पेस पर पाबंदी लगती है तो यह सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट की बात नहीं रह जाती, बल्कि यह सिविकों के अधिकारों और उनकी पहचान पर सीधा असर डालती है। सोशल मीडिया नेपाल में फ्री स्पीच, जानकारी और संगठन के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म है। यहाँ के युवा और नागरिक अपने विचार साझा करने, एक दूसरे से जुड़ने और समाज में बदलाव लाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल दुनिया ने उन्हें एक नई आवाज दी है, जो पहले कभी इतनी तेज और व्यापक नहीं थी। बैन को एक कहानी को कंट्रोल करने और असंतोष को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जाता है, जो सत्तावादी शासनों की रणनीति की याद दिलाता है। जब सरकारें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाती हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। इससे सिविकों का भरोसा भी डगमगाने लगता है। यह सिविकों की इकट्ठा होने और लामबंद होने की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे नागरिक समाज कमजोर होता है। जब लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते, तो समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। इससे लोकतंत्र की जड़ें भी हिलने लगती हैं। नेपाली यह दावा कर रहे हैं कि डिजिटल अधिकार मानवाधिकार है, सिविकों के रूप में उनकी आजादी से अविभाज्य। वे मानते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया तक पहुंच अब एक बुनियादी जरूरत है, जिससे वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सरकार के इस कदम ने डिजिटल युग में लोकतंत्र के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू कर दी है। लोग अब यह सोचने लगे हैं कि तकनीक और आजादी का रिश्ता कितना गहरा है और किस तरह से डिजिटल राइट्सों की रक्षा की जा सकती है। लोग डिजिटल दुनिया को सशक्तिकरण का स्थान बनाए रखने के लिए दृढ़ है, न कि राज्य के नियंत्रण का। वे चाहते हैं कि इंटरनेट एक खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र मंच बना रहे, जहां हर नागरिक अपनी बात कह सके और बदलाव ला सके। सोशल मीडिया नेपाल में रोजमर्रा के जीवन में बुना हुआ है, छोटे बिजनेस को शक्ति दे रहा है, परिवारों को जोड़ रहा है और शिक्षा का समर्थन कर रहा है। उद्यमी अपनी आजीविका के लिए इन प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। बैन ने रातों रात उनके बिजनेस बंद कर दिए हैं। लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए सोशल मीडिया ही घर पर अपने प्रियजनों को देखने और उनसे बात करने का एकमात्र तरीका है। छात्र और एक्टिविस्ट महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। यह बैन इस बुनियादी ढांचे को तोड़ता है, जिससे जानकारी समृद्ध और जानकारी गरीब के बीच का अंतर बढ़ता है। आपदाओं के दौरान भी सोशल मीडिया बचाव और राहत के लिए महत्वपूर्ण रहा है। सरकार का फैसला नेपाली समाज में इन प्लेटफॉर्म की सकारात्मक, एकजुट करने वाली भूमिका को नजरअंदाज करता है। आधिकारिक तौर पर यह बैन गलत जानकारी से लड़ने और सुरक्षा की रक्षा करने के बारे में है, लेकिन कई लोग गहरे मकसदों पर संदेह करते हैं। सोशल मीडिया सरकार की आलोचना के लिए एक मंच बन गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताओं को उजागर किया गया था। यह बैन महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले असंतोष को शांत करने और राजनीतिक कहानी को कंट्रोल करने की एक चाल लगता है। स्वतंत्र चैनलों को बंद करके सरकार सार्वजनिक चर्चा पर हावी हो सकती है और विपक्ष को हाशिए पर धकेल सकती है। कुछ इसे सत्तावाद की ओर एक व्यापक बदलाव के हिस्से के रूप में देखते हैं, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताएं लगातार खतरे में है। यह कार्रवाई सिविकों के प्रति गहरे अविश्वास और बातचीत पर नियंत्रण के लिए प्राथमिकता को दर्शाती है। बैन का असर तुरंत और दूरगामी है, जिससे पूरे नेपाल में अलगाव और चिंता की भावना पैदा हो रही है। परिवार और दोस्त कट गए हैं, बिजनेस पंगु हो गए हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था रुक गई है। जानकारी का खालीपन सिविकों को अफवाहों और हेरफेर के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। सार्वजनिक चर्चा कमजोर हो गई है और विविध दृष्टिकोणों तक पहुंच खो गई है। मनोवैज्ञानिक टोल गंभीर है, डर और आत्म सेंसरशिप फैल रही है। सरकार का संदेश स्पष्ट है, असंतोष को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डर का यह माहौल लोकतंत्र के लिए जहरीला है और तकनीकी ब्लॉकों की जरूरत के बिना आवाजों को शांत करता है। बैन की असली कीमत पूरे नेपाल में व्यक्तिगत कहानियों में देखी जाती है। ग्रामीण नेपाल में एक माँ अंजलि अब अपने बच्चों को विदेश में काम करने वाले अपने पिता से नहीं जोड़ सकती।
काठमांडू की एक कलाकार सोनम ने अपना बिजनेस खो दिया और अपनी टीम को निकालना पड़ा। रमेश, एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक, व्हाट्सएप के बिना जीवन रक्षक प्रयासों का समन्वय नहीं कर सकता। विकास, एक विश्वविद्यालय छात्र, ने नागरिक बहस और सीखने के लिए अपना मंच खो दिया है। ये कहानियां लाखों को दर्शाती हैं। टूटे हुए कनेक्शन, खोई हुई आजीविकाएं और शांत सपने। ये बैन सिर्फ एक राजनीतिक कार्य नहीं है, ये आम लोगों के लिए रोजमर्रा की कठिनाई है। नेपाल का डिजिटल ब्लैकआउट सिर्फ खोई हुई पहुंच में नहीं, बल्कि मानवीय लागत में मापा जाता है। नेपाल एक चौराहे पर खड़ा है। डिजिटल दमन के रास्ते पर चलना जारी रखना या अधिकारों को बहाल करना और विश्वास का पुनर्निर्माण करना। नियंत्रण पर जोर देने से अस्थिरता, हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का खतरा होता है। बैन को उलटना और बातचीत में शामिल होना ताकत दिखाएगा और लोकतांत्रिक समाधानों का दरवाजा खोलेगा। नेपाल का संकट दूसरे देशों के लिए एक चेतावनी है। डिजिटल अधिकार अब लोकतंत्र और आर्थिक जीवन के लिए केंद्रीय है। इन कनेक्शनों को तोड़ने के प्रयास जोरदार प्रतिरोध को भड़काते हैं, जैसा कि नेपाल के एकजुट सार्वजनिक आक्रोश में देखा गया है। यह कहानी कनेक्शन और आजादी के लिए स्थायी मानवीय इच्छा का एक वसीयतनामा है। दुनिया यह देखने के लिए देख रही है कि क्या नेपाल के नेता अपने लोगों से सीखेंगे और खुलेपन और सशक्तिकरण के भविष्य का चुनाव करेंगे।